नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको PA पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान विषय के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के दूसरे चैप्टर राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र में से राजनीति विज्ञान और अन्य विषयों में उदयमान प्रमुख धाराओं के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। पिछले 80 वर्षों में राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिंतन के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उनकी प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जॉर्ज एच सेबाइन। राजनीति विज्ञान के संबंध में परंपरागत अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विवेचना हमें जॉर्ज एच सेबाइन की रचनाओं में मिलती है। सेबाइन ने राजनीति विज्ञान की व्याख्या के लिए एक बड़ा व्यवहारिक ढंग अपनाया है। उनका सुझाव है कि परंपरागत राजनीति में हम उन सभी विषयों को ले लें जिनका विवेचन ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की रचना में पाया जाता है जो राजनीति शास्त्र होने के नाते प्रसिद्ध हैं। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, हीगल, मार्क्स आदि। इन दार्शनिकों की रचनाओं में हम उन प्रश्नों को खोज निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की सत्यता अथवा प्रामाणिकता के संबंध में उठाया है। सेबाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म एक सुनिश्चित परिस्थिति के संदर्भ में होता है और इस कारण उसे समझने के लिए स्थान, समय और परिस्थितियों का पुनः गठन जिनमें उसका जन्म हुआ था आवश्यक है। किसी भी महान राजनीतिक सिद्धांत की पहचान यही है कि वह वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करता है और अन्य परिस्थितियों के संबंध में मार्ग निर्देशन भी कर सकता है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होते हुए भी आने वाले सभी युगों के लिए महत्व रखता है और इसी कारण उसे सम्मानप्रद माना जाता है। सेबाइन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व होते हैं: तथ्यात्मक, कारणात्मक तथा मूल्यात्मक। राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म प्राय इतिहास के ऐसे कालों में होता है जो तनाव और खिंचाव के काल होते हैं। एथेंस में 3री और 4वीं शताब्दियों के बीच तथा इंग्लैंड में 1640 से 1690 के बीच के काल में राजनीतिक दर्शन का तेजी के साथ विकास हुआ। यूरोप के बौद्धिक इतिहास में ये दोनों ही काल महान परिवर्तनों के काल रहे हैं। इस कारण सेबाइन ने ठीक ही कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे संकटों में से उत्पन्न होते हैं, परंतु यह है कि उनका जन्म इस प्रतिक्रिया में से होता है जो इस प्रकार के संकट विचारकों के मन में उत्पन्न करते हैं। इस कारण किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उस समय, स्थान और परिस्थिति विशेष का गहराई से अध्ययन करें जिसमें उनका विकास हुआ था। नंबर 2, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, जॉर्ज E.G. कैटलिन। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वह परंपरा के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु है। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक संकीर्ण दृष्टि से देखता है और उसे राज्य के दायरे तक ही सीमित करना चाहता है। लेकिन अनेक आधुनिक लेखकों ने और उनमें कैटलिन का एक प्रमुख स्थान है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को एक ऐसा व्यापक रूप देने की चेष्टा की है जिसमें केवल राज्य को ही नहीं, समाज को भी समाविष्ट किया जा सके। कैटलिन ने राजनीति के क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल करने की चेष्टा की है जो समाज के तत्वधान में घटित होती रहती हैं। कैटलिन राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई भेद नहीं मानता। इस दृष्टिकोण के पक्ष में कैटलिन ने कुछ लाभ बताए हैं। यह समाज के संबंधों और उनकी संरचना को संपूर्ण रूप से समझने के कार्य को सरल बना देता है। नंबर 2, यह राजनीति के अध्ययन को समाज के एक सामान्य सिद्धांत के साथ जोड़ता है और यह एक ऐसा काम है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु जिसे आधुनिक काल के अधिकांश राजनीति शास्त्रियों ने अब तक नहीं किया था।
नंबर 3, यदि राजनीति शास्त्र राज्य को अपने विश्लेषण की इकाई मानकर चलता है तो उसे समाज में विकसित होने वाली अन्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में नहीं देखता है, तो यह संभव है कि वह दिन प्रतिदिन होने वाली राजनीतिक घटनाओं की सर्वथा उपेक्षा करे। नंबर 4, यदि राजनीति शास्त्री अध्ययन के लिए संस्थाओं से परे जाकर कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का निश्चय करता है तो उसके लिए विश्लेषण की इकाई को चुन लेना सरल होगा। कैटलिन ने नियंत्रण की प्रक्रिया को राजनीति के अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। नियंत्रण की प्रक्रिया से उसका अर्थ है व्यक्तियों के कार्यों से है। वह राजनीति को सरकार का अध्ययन मानने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार को नियंत्रण का पर्यायवाची माना जाए। उसका विचार है कि नियंत्रण की प्रक्रिया समाज के समग्र क्षेत्र में व्याप्त है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के समूह के साथ और एक समूह के दूसरे समूह के साथ संबंध इस नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। स्वाधीनता और अधिकार के दो ध्रुवों को नियंत्रण की प्रक्रिया ही एक दूसरे से जोड़ती है और राजनीति विज्ञान में उसका वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धी मूल्य का होता है। यह मानते हुए भी कि शक्ति का आधार वह विशेषता है जो राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से भिन्न करती है, कैटलिन राजनीति विज्ञान से अपेक्षा करता है कि वह इन अन्य सामाजिक शास्त्रों से बहुत निकट के संबंध स्थापित करे। तीसरा दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण लियो स्ट्रॉस का। इसमें बताता है लियो स्ट्रॉस ने सेबाइन के इतिहासवाद, कैटलिन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन में भेद बताया है और उनकी मान्यता है कि वे दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। राजनीतिक सिद्धांत स्ट्रॉस की दृष्टि में राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके उसी रूप में जानने का प्रयत्न है। दर्शन का अर्थ यदि बुद्धिमत्ता की खोज अथवा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज अथवा समग्र ज्ञान है तो राजनीतिक दर्शन से हमारा मतलब राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति और सही अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को उनके सही रूप में समझने का प्रयत्न है। राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों का समावेश हो जाता है। वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। स्ट्रॉस का मूल्यों के महत्व पर बहुत अधिक आग्रह है। वह मानता है कि मूल्य राजनीतिक दर्शन का एक अनिवार्य अंग हैं और उन्हें राजनीति के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छे जीवन और अच्छे समाज की खोज जब व्यक्ति अथवा लक्ष्य बना लेते हैं तभी राजनीतिक दर्शन का उदय होता है। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच जो कृत्रिम भेद किया जाता है, स्ट्रॉस उसकी गंभीर आलोचना करता है। वह लिखता है, प्रारंभ में राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान एक ही थे। दर्शन से शून्य राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती और न कोई राजनीतिक दर्शन ऐसा हो सकता है जिसमें वैज्ञानिकता नहीं हो। चौथा है एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण, कॉल जे फेडरिक। राजनीतिक अध्ययन के दो मोटे दृष्टिकोण हैं, ऐतिहासिक और दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक। इनमें से यदि प्रथम पर अधिक बल दिया जाता है तो राजनीतिक अध्ययन नीतिवाद का रूप ले लेता है और यदि दूसरे पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है तो उसका परिणाम राजनीतिक अध्ययन विज्ञानवाद में हो सकता है। फ्रेडरिक एक ऐसा लेखक है जिसने यह बताने की चेष्टा की है कि राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही पक्षों को ठीक से समझना और इन पर समान रूप से जोर देना जरूरी है। राजनीति शास्त्र अपने आप में एक ऐसा विशद शास्त्र है जिसमें अध्ययन की एक प्रविधि से काम चलाना कठिन है। समाजशास्त्र अथवा मनोविज्ञान में या तो समूह का अध्ययन करना होता है अथवा व्यक्ति का, और इस कारण उनके अध्ययन में ऐसी प्रवृत्तियों से काम चलाया जा सकता है जो अपने आप में परिशुद्ध और सुनिश्चित हों। परंतु राजनीति शास्त्र का संबंध प्रादेशिक राज्य से है जो समाज का सबसे बड़ा संगठित रूप है और जिसके स्वभाव, आकृति और लक्ष्य समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और परिवर्तन के प्रत्येक रूप के अध्ययन
में विभिन्न प्रविधियों की आवश्यकता हो सकती है और कभी कभी विभिन्न उपागमों और प्रविधियों का सम्मिश्रण करना भी आवश्यक हो सकता है। सरकार के संवैधानिक रूप के उद्भव के अध्ययन के लिए एक प्रकार की प्रविधि उपयोगी हो सकती है, जबकि तानाशाही सरकार के उद्भव के अध्ययन के लिए दूसरे प्रकार की प्रविधि, क्योंकि दोनों का मनोवैज्ञानिक आधार अलग अलग है। राजनीति के इतिहास का अध्ययन करने में हमें प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, नरजातीय, नरवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और अनेक अन्य उपागमों का प्रयोग आवश्यक हो सकता है। किसी एक अवसर पर उसे इतिहास की दस्तावेजी प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है और किसी दूसरे अवसर पर विधि संबंधी अध्ययनों में काम में लाई जाने वाली विश्लेषणात्मक और व्यक्ति अथवा प्रकरण अध्ययन प्रणाली की। कुछ अन्य अवसरों पर सांख्यिकी और साक्षात्कार पद्धतियों का उपयोग भी आवश्यक हो सकता है। इस सब का यह अर्थ नहीं है कि ऐसी प्रविधियों के प्रयोग से, जो शुद्ध रूप में वैज्ञानिक नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक स्वरूप में किसी प्रकार की कमी आ जाती है। मूल बात तो हमें समझनी है, वह यह है कि विज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि समाज विज्ञानों में अध्ययन की वही प्रविधियां प्रयोग में लाई जाएं जो भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में काम में ली जाती हैं, या राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र अथवा मनोविज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों में। इसके साथ ही हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राजनीति शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष पर जोर देने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उसके दार्शनिक पक्ष में किसी प्रकार की न्यूनता आ जाए। सच बात तो यह है कि किसी भी अच्छे राजनीति शास्त्री के लिए दार्शनिकता उतनी ही जरूरी है जितनी वैज्ञानिकता। राजनीति शास्त्र तथ्यों और निष्कर्षों को दर्शन शास्त्र के सामने प्रस्तुत करता है और उसके बदले में दर्शन शास्त्र से एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, जिसके आधार पर वह उन समस्याओं के टुकड़े टुकड़े करके नहीं वरन समग्र रूप में समझ पाने की क्षमता विकसित कर सके। कोई भी राजनीतिक चिंतक राजनीतिक समस्याओं को उनके सही रूप में उस समय तक नहीं समझ सकता जब तक कि जीवन के संबंध में उसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण अथवा दर्शन नहीं हो। राजनीति विज्ञान को यदि हमें समग्र रूप में देखना है चाहते हैं तो फ्रेडरिक के विचार से सहमत हुए बिना कोई चारा ही नहीं है कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों एक दूसरे से इतने अंतरंग रूप से गुथे हुए हैं कि यदि उनमें किसी एक का अध्ययन ढंग से करना है तो दूसरे का अध्ययन के बिना संभव नहीं है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है जो किसी दर्शन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता। नॉर्मन जैकबसन ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि राजनीति विज्ञान न तो कोरा विज्ञानवाद है न कोरा नीतिवाद। उसे न तो पूर्णतः विज्ञान के साथ और न पूर्णतः नैतिकता के साथ ही जोड़ा जा सकता है। दोनों से भिन्न उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जैकबसन ने तो यहाँ तक कहा है कि जो राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के रूप में ढालना चाहते हैं और विज्ञान की विधियों प्रणालियों को ज्यों की त्यों उसमें प्रयोग में लाना चाहते हैं, वे जानते ही नहीं कि विज्ञान का अर्थ क्या है। जैकबसन की धारणा है कि समकालीन राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसमें वह राजनीति विज्ञान रह ही नहीं जाएगा। उनकी दृष्टि में राजनीति शास्त्र या तो मनोविज्ञान है या समाजशास्त्र है या नीति दर्शन है या धर्मशास्त्र है, अर्थात वह अन्य कुछ भी हो सकता है परंतु राजनीति शास्त्र नहीं है। जैकबसन की दृष्टि में राजनीतिक अध्ययन एक विशेष प्रकार की बौद्धिक सक्रियता है। दूसरे शास्त्रों के अध्ययन प्रविधियों में ऐसी उच्चतम प्रविधियों का प्रयोग करने में जिनके द्वारा हम राजनीति को अधिक अच्छे से समझ सकें हानि नहीं है, परंतु यह केवल इसी उद्देश्य से होना चाहिए कि उसमें हमें राजनीति को अधिक से अधिक अच्छे रूप में समझने में सहायता मिले। जैकबसन के अनुसार राजनीतिक अध्ययन अपने आप में एक विशेष प्रकार का अध्ययन है जिसमें विज्ञान और दर्शन दोनों के दृष्टिकोण संश्लिष्ट रूप से एक दूसरे के साथ संबंध हैं। विज्ञान को यदि उसमें से निकाल दिया जाए तो वह नीतिवाद का एक निरर्थक अवशेष बनकर रह जाएगा और यदि दर्शन को निकाल दें तो वह अध्ययन की एक प्रविधि मात्र बनकर रह जाएगा। जो लोग राजनीति शास्त्र को विज्ञान अथवा दर्शन का रूप देना चाहते हैं उनकी प्राथमिक निष्ठा या तो विज्ञान के प्रति या नीति शास्त्र के प्रति इतनी अधिक है कि वे राजनीति को एक ऐसी सक्रियता मानते प्रतीत नहीं होते जिसका अध्ययन स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैकबसन के शब्दों में दोनों ही वर्गों में धीरज की भयंकर कमी है। एक माप तौर के लिए दीवाना है, दूसरा नैतिकता के लिए पागल है।
विज्ञानवाद राजनीति में से तो राजनीति को निकाल देगा और नीतिवाद उसे सदाचार का शत्रु ठहराकर उसे समाप्त ही कर देगा। जैकबसन को इसमें आपत्ति नहीं है कि अन्य विज्ञानों में प्रचलित संकल्पना और प्रविधियों को राजनीति विज्ञान में प्रयोग में लाया जाए, किंतु उसका दृढ़ मत है कि यह प्रक्रिया विवेकपूर्ण ढंग से काम में ली जानी चाहिए। जैकबसन तो यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजनीति विज्ञान की शब्दावली का बहुत परिशुद्ध और वैज्ञानिक होना जरूरी है। यदि हम दूसरे शास्त्रों से विशेषकर प्राकृतिक विज्ञानों से बिना सोचे समझे उनकी शब्दावली को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारे समझ चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ सकने का खतरा रहता है। वस्तुनिष्ठता के प्रश्न को ही लें तो जैकबसन के मतानुसार एक राजनीति शास्त्र उतना वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता और न उसे उतना वस्तुनिष्ठ होना चाहिए जितना एक भौतिक शास्त्री हो सकता है। जैकबसन के विचारों को निष्कर्ष इस प्रकार है कि राजनीति का सिद्धांत न तो विज्ञानवाद है और न नीतिवाद। इन दोनों को हम अलग अलग करके देखें चाहे मिलाकर, इन दोनों में किसी का भी संबंध उसके केंद्र विषय से नहीं है। राजनीति सिद्धांत का केंद्र विषय राजनीतिक प्रज्ञा की खोज है। निष्कर्ष, राजनीति विज्ञान में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। राजनीति विज्ञान में 1950-60 के दशक के प्रारंभ से शोध प्रणाली शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बन गया। पिछले कुछ 20 वर्षों में शोध प्रणाली शास्त्र को लेकर इतना साहित्य लिखा गया है कि कुछ विद्वान 20वीं शताब्दी को राजनीति विज्ञान की शोध प्रणाली शास्त्र शताब्दी के नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद।